Hello team, good morning. So today I am making this tutorial is on antibiotics. तो आज हम देखेंगे कि एंटीबायोटिक्स की क्या क्या क्लासिफिकेशन है, होते क्या हैं, उसके बाद वो कैसे काम करते हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और हमारे पोर्टफोलियो में कौन कौन से एंटीबायोटिक्स है और वो कैसे काम करते हैं, उसको आज हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। पहले बात करेंगे एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट इनहिबिट द ग्रोथ और किल अदर माइक्रोऑर्गेनिजम्स। तो जनरली एंटीबायोटिक्स क्या हो गए, जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है अपना एक्शन शो करते हैं, या तो उनकी ग्रोथ को रिटार्ड करेंगे, उनकी ग्रोथ को बढ़ने नहीं देंगे, या उनको किल करेंगे। दो वेज में जो है एंटीबायोटिक्स काम करते हैं। तो यही जो है इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद बात करते हैं कि एंटीबायोटिक्स वर्सेस एंटीमाइक्रोबियल। एंटीबायोटिक्स और एंटीमाइक्रोबियल्स को मैं अगर जो कंपैरिजन करूं तो क्या डिफरेंस है जनरली। तो एंटीबायोटिक्स आर एंटीमाइक्रोबियल्स, मतलब जो कोई भी माइक्रोब्स के जो माइक्रोब्स हो गए, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सब हो गए माइक्रोब्स। और एंटीबायोटिक्स उसमें से क्या हो गए कि जो बैक्टीरिया पे काम करेंगे। तो ऑल एंटीबायोटिक्स आर एंटीमाइक्रोबियल्स, बट ऑल एंटीमाइक्रोबियल्स आर नॉट एंटीबायोटिक्स। इन कॉन्ट्रास्ट दैट एंटीमाइक्रोबियल्स इंक्लूड ऑल द एजेंट दैट एक्ट अगेंस्ट ऑल द टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, फंगाई हो गए, या प्रोटोजोआ हो गए। तो ये सब क्या हो गए, एंटीमाइक्रोबियल्स हो जाते हैं। और एंटीबैक्टीरियल होते हैं, एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया के काम करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, सोर्स क्या क्या होते हैं एंटीबायोटिक्स के। एक तो नेचुरल सोर्स होता है, लाइक फंगस वगैरह से इनको जो है सिंथेसाइज किया जाता है। बेंजाइल, पेनिसिलिन या जेंटामाइसिन कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो फंगल सोर्स से ली जाती हैं। उसके बाद एक होती है सेमी सिंथेटिक, जो केमिकली अल्टर्ड नेचुरल कंपाउंड्स को, जो नेचुरल कंपाउंड है उनको केमिकली हम रिएक्ट करते हैं लेबोरेटरी में और उनको जो है डेवलप करते हैं, उन वो आती है सेमी सिंथेटिक सोर्स हो गया। तो जैसे कि एम्पिसिलिन है, एमाकेसिन है, ये सब कुछ जो है हम नेचुरल सोर्स को केमिकली हम चेंजेस करके उनको डेवलप करते हैं लेबोरेटरी में। एक होती है सिंथेटिकली, जो प्योरली जो केमिकल्स की मदद से हम अपनी लेबोरेटरी में डेवलप करते हैं, वो आ जाती है सिंथेटिकली। जैसे मॉक्सिसिलिन है, नॉरफ्लोक्सासिन है, जो किनोलोन्स है हमारी, वो सब क्या है, सिंथेटिक है, वो लैब में ही बनती है। तो ये हो गए सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। तीन जनरली सोर्स होते हैं एंटीबायोटिक्स के। उसके बाद रूल्स क्या क्या होते हैं एंटीबायोटिक्स के। तो पहला है बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट। जैसे मैंने अभी बताया कि बैक्टीरिया दो तरह से काम करता है, एक तो उसकी ग्रोथ को, मल्टीप्लिकेशन को रोकता है, दूसरा उसको किल करता है। तो जो उसकी ग्रोथ को रोकते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन से रोकते हैं, उनको बोलते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक्स, और उसको इफेक्ट को बोलते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट। तो जो बैक्टीरिया ग्रोथ को रिटार्ड कर रहे हैं बैक्टीरिया की, उनको बोलते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक। और इस केस में हम क्या चेक करते हैं, मिनिमम इनिबिटरी कंसंट्रेशन, कि कितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक रिक्वायर्ड है उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिटार्ड करने के लिए, जिसमें MIC 50 या MIC 19 देखते हैं कि 50% तक। MIC 50 में क्या करते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड है 50% बैक्टीरिया को किल करने के लिए, वो उसकी MIC 50 हो जाती है। और MIC 90 होता है कि 90% जो बैक्टीरिया जो किल हो रहा है वो कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग से हो रहा है, कितनी कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग से हो रहा है, वो उस ड्रग की MIC 90 हो जाती है। तो बैक्टीरियोस्टेटिक क्या कर रहे हैं कि जो ग्रोथ है उसको रिटार्ड कर रहे हैं। उसके बाद बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट होता है, टू किल और डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया पॉपुलेशन। तो जो बैक्टीरिया की को परमानेंटली जो है किल करके जो है ये अपना इफेक्ट शो करते हैं, उनको बोलते हैं बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट, जो है बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स। इसमें हम मिनिमम बैक्टीरियोसाइडल कंसंट्रेशन देखते हैं कि मिनिमम कितनी कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू किल्स द
बैक्टीरिया, एमबीसी देखते हैं इस केस में। उसके बाद एग्जांपल अगर जो मैं बैक्टीरियोस्टेटिक की देखिए, यहाँ पे क्या है, ये जो बैक्टीरियोसाइडल है वो किल कर रहा है और ये इनकी ग्रोथ को रिटार्ड कर रहा है, मतलब इनको फर्दर ग्रो करने नहीं दे रहा है, इनको प्रिवेंट कर रहा है ग्रोथ से। तो अगर जो मैं एग्जांपल लेता हूँ तो मेनली एरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ट्राइमेथ्रोपिन, क्लोरफेनिकोल, ये सब जो हैं बैक्टीरियोस्टेटिक हैं, जो कि उसकी ग्रोथ को रोकते हैं। और ये जो हैं जो कि उनकी उनको किल करते हैं, जैसे अमीनोग्लाइकोसाइड्स है, बीटा लैक्टम्स हो गए, बीटा लैक्टम्स में जैसे एमॉक्सिसिलिन है, या सिफेलोस्पोरिन्स में हमारे सेफ्रोडॉक्सिम है, सिफिक्सिम है, ये सब क्या है, बैक्टीरियोसाइडल हैं। वैंकोमाइसिन है, क्विनोलोन्स हैं, जैसे क्विनोलोन्स में फ्लोरोक्विनोन्स, ऑफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन, ये सब जो हैं बैक्टीरियोसाइडल हैं। मेटाटाजोल है, मेटाटाजोल एक ऐसी ड्रग है जो एंटी प्रोटोजोअल भी है और एंटी बैक्टीरियल भी है, दोनों पे काम करती है। तो बैक्टीरियोसाइडल जो है किल करते हैं और बैक्टीरियोस्टेटिक जो है उसकी ग्रोथ को, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिटार्ड करते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि हम जनरली बोलते हैं कि ये कुछ एंटीबायोटिक ग्राम पॉजिटिव पे काम करती हैं, कुछ ग्राम नेगेटिव पे बात काम करती हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को बोला जाता है कि ये कम इफेक्टिव होते हैं, ये इन्फेक्शन जो है लेसर इन्फेक्शन करते हैं एज कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन है वो जो है क्रॉनिक होता है, या उसमें जो है हमें जो है स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स यूज की जाती हैं ग्राम नेगेटिव के केस में। तो उसमें देखते हैं कि क्यों ऐसा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये दोनों है तो बैक्टीरिया, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब आपको ये जो दिख रहा है ये है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब इसमें देखो कि एक ये आउटर मेम्ब्रेन है पूरी, उसके ऊपर लिपोपॉलीसेक्राइड्स की एक पूरी जो है लेयर है, उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन है, उसके बाद लिपोप्रोटीन्स हैं, फिर पेप्टिडोग्लाइकेंस की वो है पूरी एक लेयर, और जो है लास्ट में साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है। तो ऐसे ये जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पूरा कॉम्पैक्ट है। उसके बाद अगर जो मैं बात करूं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, इसकी सीधी आउटर मेम्ब्रेन है जो कि पेप्टिडोग्लाइकेन है, सिर्फ सीधा डायरेक्ट, इसके ऊपर ना कोई आउटर मेम्ब्रेन है, ना लिपोप्रोटीन्स हैं, कुछ नहीं है। तो अगर जो इस पे कोई एंटीबायोटिक को एक्ट करना होगा तो वो इजीली जो है प्रोटीन के अंदर पेनिट्रेट कर लेगी और इसको किल कर देगी। लेकिन ग्राम नेगेटिव को देखोगे तो ये हाईली जो है आउटर मेम्ब्रेन से अटैच्ड, आउटर मेम्ब्रेन को पहले किल कर ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर जाके लिपोप्रोटीन्स या पेप्टाइडोग्लाइन्स जैसे भी वो काम करेगी, तो उसको जो वो ही पेनिट्रेट कर पाएगी ड्रग जो स्ट्रांग होगी। इसलिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है जो इन्फेक्शन कॉज करने के लिए ज्यादा जो है ग्राम नेगेटिव हार्मफुल होते हैं एज कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। कि इनकी जो है बैक्टीरिया, इनकी जो स्ट्रक्चर है, जो इनका मेम्ब्रेन है, वो वीक होती है एज कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसलिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्ट्रांग होते हैं और उनको स्ट्रांग एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं किल करने के लिए एज कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ये डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। नेक्स्ट एक आता है कि कुछ को बोला जाता है कि ये नैरो स्पेक्ट्रम है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं। कुछ को बोला जाता है कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और कुछ को बोला जाता है नैरो स्पेक्ट्रम है। तो उसमें क्या डिफरेंस है? नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एक्ट अगेंस्ट अ लिमिटेड ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। तो जो नैरो स्पेक्ट्रम है, नैरो मतलब जो नैरो को हिंदी में कहेंगे कि कम नैरो मतलब संक्रमित, मतलब बहुत ही लिमिटेड जो है बैक्टीरिया पे वो काम करेंगे। और अगर जो मैं ब्रॉड की बात करूं, ब्रॉडर मतलब चौड़ा, या अगर जो हिंदी में बोले इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या हो गए, लार्ज ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया पे जो है काम करते हैं, उनको बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स।
कि वो वेरियस स्पीशीज ऑफ एंटीबायोटिक्स पे जो इफेक्टिवली काम कर सकते हैं उनको बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, और जो कुछ ही स्पीशीज के ऊपर काम कर सकते हैं, अपना इफेक्ट शो कर सकते हैं, उनको बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो यही डिफरेंस है ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में, कि जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में है वो लार्जर स्पीशीज ऑफ एंटीबायोटिक्स पे काम करते हैं, लार्जर स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया पे काम करते हैं, ताकि जो है जो रिजल्ट्स हैं वो बेहतर आए, अगर जो कोई भी स्पीशीज हो उनको वो इफेक्टिवली किल कर सकें। तो ये है डिफरेंस बिटवीन नैरो स्पेक्ट्रम एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम। उसके बाद अगर जो बात करें मैकेनिज्म ऑफ एंटीबायोटिक एक्शंस, तो अब क्या देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स जो हैं काम कैसे करते हैं। जो हमारे एंटीबायोटिक्स हैं, हम अलग अलग कैटेगरी के एंटीबायोटिक्स हैं, बहुत बड़ी क्लासिफिकेशन है एंटीबायोटिक्स की, लेकिन उनका अगर जो मैं काम देखूं तो वो 4-5 तरीके से ही काम करते हैं एक बैक्टीरिया के ऊपर। तो अगर जो मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देखिए ये बैक्टीरिया सेल है। मैंने आपको जब सेल बायोलॉजी पढ़ाया था तो उसमें मैंने 2-3 चीजें आपको बताई थी कि बीच में एक न्यूक्लियस होता है। अगर जो मैं एक प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूं तो उसमें एक सेल के बीच में न्यूक्लियस है, जिसमें जो है न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए वगैरह होते हैं, जो कि डीएनए जो है हमारे कोडिंग वगैरह के लिए यूज होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम्स होते हैं, जिनको हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, जिसमें प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। क्लियर। उसके बाद जो है सेल वॉल होती है, आउटर लेयर, और एक होती है सेल मेम्ब्रेन, जो सेल वॉल के अंदर होती है, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद इसमें एक चीज होती है फॉलिक एसिड सिंथेसिस, वहाँ पे जो है बैक्टीरिया सेल के अंदर फॉलिक एसिड की सिंथेसिस होती है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेल। तो ये 4-5 चीजें होती हैं एक नॉर्मल बैक्टीरिया सेल की। मैं अगर जो बात करूँ तो उसमें क्या डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं, सेल वॉल होती है उसकी, सेल मेम्ब्रेन होती है, और जो है फॉलिक एसिड की जो है सिंथेसिस की एक पाथवे होता है। तो अब जो हमारे एंटीबायोटिक्स हैं वो यही काम करते हैं, वो इन 5 पे ही काम करते हैं। एक क्या करेगा, इनहिबिट करेगा प्रोटीन सिंथेसिस को। जो राइबोसोम जो प्रोटीन बना रहा है, जो प्रोटीन फैक्ट्री है राइबोसोम, उसकी इनहिबिशन कर देगा, उसको रोक देगा, प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देंगे। कुछ एंटीबायोटिक्स यहाँ पे काम करेंगे। उसके बाद कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं वो काम करते हैं न्यूक्लिक एसिड। किसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड? मतलब डीएनए और आरएनए की कॉम्बिनेशन को एक वर्ड बोला गया है न्यूक्लिक एसिड। तो ये क्या करेंगे, डीएनए और आरएनए को ब्रेक डाउन कर देंगे। तो क्या होगा, बैक्टीरिया सेल की डेथ हो जाएगी। अगर जो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी तो बैक्टीरिया सेल की डेथ हो जाएगी। अगर जो सेल वॉल को रप्चर कर देंगे, सेल वॉल को इनहिबिट कर देंगे, इसको ब्रेक डाउन कर देंगे, तो सेल वॉल ही ब्रेक डाउन होगी तो पूरा सेल ही डिसॉल्व हो गया और जो सेल है उसकी डेथ हो गई। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे जो है एंटीबायोटिक्स काम करते हैं। उसके बाद कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे भी हैं जो सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन कर देते हैं। जो इनर लेयर है हमारी जो बैक्टीरिया सेल की इनर लेयर है सेल मेम्ब्रेन, उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। उसके बाद कुछ जो है फॉलिक एसिड की सिंथेसिस का जो पाथवे है, मेटाबॉलिज्म का पाथवे है, उसको ब्लॉक कर देते हैं। उसको ब्लॉक करते ही जो ग्रोथ है बैक्टीरिया सेल वॉल की वो रुक जाती है। फर्दर वो अपने आप को प्रोलिफरेशन नहीं कर पाएगा, मतलब मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। फॉलिक एसिड नहीं होगा तो नया सेल के लिए जो है फॉलिक एसिड जनरेट नहीं होगा, नए सेल की ग्रोथ नहीं हो सकती। तो कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे काम करते हैं। तो ऐसे इस 4-5 तरीके से हमारे जो एंटीबायोटिक्स हैं वो काम करते हैं। अब उसमें बहुत कैटेगरी है कि वो क्लासेस हैं, ग्रुप हैं, वो सब हैं, लेकिन मेजरली वो इन 5 ही की तरह से काम करेंगे। चाहे वो कोई भी कैटेगरी का कोई भी क्लास का ड्रग हो, वो 5 इन्हीं में से किसी न किसी पे वो अपना इफेक्ट शो करते हैं। अब हम एक एक को लेते हैं। पहले मैं बात करता हूँ सेल वॉल सिंथेसिस की। जो हमने ये पढ़ा कि जो सेल वॉल सिंथेसिस है कि जो आउटर सेल वॉल है इसको कैसे वो ब्रेक डाउन करते हैं। अब ये देखो, ये है सेल मेम्ब्रेन, ये एक बैक्टीरिया सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है इसकी। तो एंटीबायोटिक क्या करेगा,
मैंने देखो आपको कई बार बताया कि जो सेल है दैट इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, प्रोटीन्स के बने होते हैं सेल, चाहे वो ह्यूमन सेल है, प्रोटीन्स, प्लांट सेल है, बैक्टीरिया सेल है, कोई भी सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स की बनी होती है। देखो ये क्या हो रहा है कि इनका जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड एंड शुगर, इसका जो है क्रॉस लिंकिंग जो है वो बनी होती है और ऐसे पूरी सेल वॉल बनती है। इसी को हमने जूम करके देखा। तो ये जो क्रॉस लिंकिंग है जो सेल मेम्ब्रेन की क्रॉस सेल वॉल की जो क्रॉस लिंकिंग है उसको जो एंटीबायोटिक है ब्रेक डाउन कर देता है। अब जैसे ही क्रॉस लिंकिंग ब्रेक हुई तो सेल वॉल जो है रप्चर हो गया और जो जितना भी साइटोप्लाज्म में था, राइबोसोम, डीएनए वगैरह, वो सब रिलीज हो गए, आउट ऑफ सेल वॉल आ गए और क्या हुआ, बैक्टीरिया की डेथ हो गई। तो ऐसे सेल वॉल सिंथेसिस को इनिबिट किया जाता है बाय द एंटीबायोटिक्स। तो वो क्या करते हैं, आउटर की जो सेल वॉल है उसको रप्चर कर देते हैं और जितना भी अंदर मटेरियल होता है वो सब आउटसाइड आकर रिलीज हो जाता है और सेल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इन दिस वे बैक्टीरिया की वो किलिंग करते हैं हमारे एंटीबायोटिक्स। तो उनको बोलते हैं इनिबिटर्स ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस। अब उनमें से कौन कौन सी ड्रग है, जैसे कि अगर जो मैं बहुत फेमस ड्रग्स की जो बात करूं, बहुत कॉमन, एमॉक्सिसिलिन एक ऐसे काम करती है, सेफोडॉक्सिन जिसमें जो हमारी सिफाबिड आती है जिसमें सेफोडॉक्सिन है और क्लेवनेटिक एसिड के साथ भी आती है हमारी सिफाबिड सीवी, वो ऐसे ही काम करती है। सिफिक्जिम है, जैसे हमारी सेफलाइन ओ है जिसमें सिफिक्जिम और ओफ्लोक्सासिन का कॉम्बिनेशन है, वो भी ऐसे ही काम करती है। वो क्या करती है कि जो सेल वॉल है बैक्टीरिया की उसको वो ब्रेक डाउन कर देती है और जो सेल है जो दैट मीन्स बैक्टीरिया है उसको किल कर देती है। तो इनिबिट ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस ऐसे होता है कि जो आउटर सेल वॉल है उसको ही ब्रेक डाउन कर दो ताकि जो बैक्टीरिया है वो किल हो जाए। तो इन दिस वे नेक्स्ट बात करते हैं इनिबिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जो मैं न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए की बात कर रहा हूँ, ये क्या करते हैं, जैसे जनरली क्विनोलोन्स ऐसे करते हैं। क्विनोलोन्स मतलब उनको आगे अगर जो मैं क्लास में जाऊं तो फ्लोरोक्विनोन, दैट मीन्स ओफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ये सब जो कैटेगरी की ड्रग हैं वो क्या करते हैं, न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस को इनिबिट करती हैं। वो क्या करेंगी, ये देखो ये डीएनए है, डबल हेलिकल स्ट्रैंड होता है डीएनए का, ये डीएनए है, ये क्या करता है, क्विनोलोन्स टोपोआइसोमरेज सेकंड पे जाके बाइंड कर देता है, यहाँ पे जाके बाइंड हो जाता है क्विनोलोन्स। दैट मीन्स हमारे जो ओफ्लोक्सासिन है, नॉरफ्लोक्सासिन है, वो यहाँ पे आके जो है टोपोआइसोमरेज सेकंड पे जाके वो बाइंड हो जाते हैं। ये सब राइबोसोम के अंदर की बात है जहाँ पे प्रोटीन की राइबोसोम की बात कर रहा हूँ, न्यूक्लियस के अंदर है जहाँ पे डीएनए होता है। ये जो है क्विनोलोन्स यहाँ पे आके अटैच हो जाते हैं और फिर क्या करते हैं, ये जो डीएनए है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। ब्रेक डाउन करते ही, डीएनए ब्रेक डाउन होते ही ये सेल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ऐसे जो है हमारे क्विनोलोन्स या फ्लोरोक्विनोन्स हैं जो हम लेते हैं, जैसे कि हम यूटीआई में ले रहे हैं या डायरिया के केसेस में ले रहे हैं, तो जहाँ पे बैक्टीरिया की जो ग्रोथ हो रही है उनको ऐसे ही वो किल करते हैं कि उसके जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उसको ये ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसको रप्चर कर देते हैं, तो क्या होता है, सेल की डेथ हो जाती है। अब जो मोस्ट पॉपुलर क्विनोलोन्स फ्लोरोक्विनोन्स हैं, सिप्रोफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन और ओफ्लोक्सासिन। तो ये कुछ कैटेगरी की ड्रग्स हैं जो ऐसे काम करती हैं। ये सेल वॉल पे काम नहीं करेंगी, ये डीएनए पे काम करेंगी कि डीएनए को ही रप्चर कर दो, सेल डेथ हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। मैंने बताया था कि राइबोसोम जो है बॉडी में वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। हर एक सेल के अंदर राइबोसोम होता है, चाहे ह्यूमन सेल है, चाहे बैक्टीरिया सेल है या प्लांट सेल है, सब में राइबोसोम्स होते हैं और वही प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं ताकि फर्दर जो है स्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए और नया सेल डेवलप किया जाए। तो यहाँ पे पहले तो मैं बात करूंगा कि प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट क्यों है बैक्टीरिया को, फॉर द पर्पज ऑफ स्ट्रक्चर एंड एंजाइम और ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन्स टू डेवलप न्यू सेल। तो प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स का ही सेल वॉल बनी होती है, तो नया सेल डेवलप करने के लिए अमीनो एसिड या प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो राइबोसोम जो है उसको सिंथेसाइज करता है।
अब कुछ ड्रग्स हैं वो क्या करती हैं, इसके यहाँ पे दो साइट्स सब यूनिट्स होती हैं, एक को बोलते हैं 30S और एक को बोलते हैं 50S। तो क्या होता है कि ड्रग्स इस पे जाके बाइंड हो जाती हैं और इसकी जो प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसको ये इनिबिट कर देती है, कि फर्दर जो प्रोटीन की प्रोसेस है वो रुक जाती है और प्रोटीन बनना बंद हो जाता है। अब वो कौन कौन सी ड्रग हैं, अगर जो 30S पे जो ड्रग काम करती हैं, जो ब्लॉक करती हैं 30S को, वो है क्लिंडामाइसिन, लिनेजोलिड। और 50S पे जो ब्लॉक करती हैं, देखिए यहाँ पे ब्लॉक किया हुआ है, मैक्रोलाइड्स जनरली, तो वो है जिथ्रोमाइसिन, इराइथ्रोमाइसिन, क्लरिथ्रोमाइसिन। ये सब जो ड्रग हैं वो प्रोटीन की सिंथेसिस को रोक देती हैं सेल के अंदर, और प्रोटीन नहीं बनेगा तो क्या होगा, फर्दर जो सेल की ग्रोथ नहीं होगी, फर्दर जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी। तो कौन सा इफेक्ट आता है, बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट आता है, कि फर्दर ग्रोथ नहीं होगी तो बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट आएगा कि ग्रोथ को उन्होंने रिटार्ड कर दिया है। तो ऐसे जो है कुछ ड्रग्स जो हैं फर्दर ग्रोथ को रोक देती हैं। नेक्स्ट अगर जो बात करूं मैं कि फॉलिक एसिड सिंथेसिस की, जो मैं बात कर रहा था कि जो बैक्टीरिया सेल में फॉलिक एसिड की सिंथेसिस होती है, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये वाली। अभी तक हमने पढ़ा कि राइबोसोम मतलब प्रोटीन सिंथेसिस को हमने कैसे रोका, कि जो कैल्रिथ्रोमाइसिन है, जिथ्रोमाइसिन है, वो 50S और 30S पे बाइंड करके इस प्रोटीन की सिंथेसिस को रोक देते हैं। इनिबिट न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, जैस्मिन डीएनए की जहाँ पे हमने बात करी, वहाँ पे जैसे हमारी ओफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन, वो क्या करेंगी, ट्रोपो आइसोमरेज पे बाइंड करके जो डीएनए है उसको रप्चर कर देंगी, जिससे सेल की डेथ हो जाएगी। और उसके बाद हमने पढ़ा सेल वॉल सिंथेसिस में। सेल वॉल सिंथेसिस में क्या है कि जितने भी हमारे बीटा लैक्टम है, स्पेशली एमॉक्सिसिलिन है, सिफेलोस्पोरिन्स हैं, जैसे कि सेफोडॉक्सिन, सिफिक्सिम है, वो क्या करेंगे, सेल वॉल को रप्चर कर देंगे और बैक्टीरिया की डेथ कर देंगे, बैक्टीरिया को किल कर देंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे फॉलिक एसिड कि कैसे ब्लॉक करेंगे पाथवे को, और ताकि फर्दर जो है ग्रोथ ना हो सके। तो इनहिबिट ऑफ फॉलिक एसिड सिंथेसिस, ड्रग लाइक सल्फोनामाइड्स, ट्राइमेथोप्रिम, प्राइमेथामीन और क्लोट्रिमाजोल, ये कुछ ड्रग्स हैं जो ऐसे काम करती हैं। ये भी बैक्टीरियोस्टेटिक होती हैं, मतलब ये भी ग्रोथ को रिटार्ड करेंगी, ये ग्रोथ को होने नहीं देंगे, किल नहीं करेंगी, लेकिन फर्दर जो बैक्टीरिया ग्रो ना करे, इसलिए ये जो है फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को ब्रेक कर देंगी। बाइंड एंड ब्लॉक एंजाइम मेनली फोलेट सिंथेसिस, डाई हाइड्रोफोलेट्स रिडक्टेज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलिक एसिड सिंथेसिस। तो ये क्या करेंगे, ये उन एंजाइम्स को ब्लॉक कर देंगे जिनसे फॉलिक एसिड की सिंथेसिस होती है, ये उनके साथ बाइंड करके उसकी प्रोसेस को रोक देंगे ताकि फर्दर फॉलिक एसिड डेवलप ना हो। अब फॉलिक एसिड का यूज क्या है यहाँ पे, इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड्स, हेंस नेसेसरी फॉर बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। मैंने आपको बताया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स, तो नया सेल नहीं बन पाएगा जब तक एमिनो एसिड नहीं आएगा। तो फॉलिक एसिड की सिंथेसिस नहीं हो रही तो एमिनो एसिड नहीं बन रहा, एमिनो एसिड नहीं बनेगा तो सेल वॉल नहीं बनेगी, तो नया सेल ग्रो नहीं करेगा। तो ये बैक्टीरियोस्टेटिक एक्शन ऑटोमेटिकली शो करेगा कि फर्दर जो नया सेल की ग्रोथ ना हो तो ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी। तो ऐसे जो है फॉलिक एसिड सिंथेसिस की इनिबिशन होती है इन ड्रग्स के द्वारा। तो ऐसे जो है ये काम करती है। उसके बाद बात करते हैं डिसरप्शन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस। ये बहुत कम ड्रग्स हैं जो सेल वॉल सिंथेसिस पे काम करती हैं, जैसे पॉलीमाइक्सिन बी और ई आता है, वो इस पे काम करती हैं कि ये सेल वॉल है, उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन है, ये आउटर लेयर है सेल वॉल की, उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या करते हैं, इसको डिसरप्ट कर देते हैं, इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। सेल मेम्ब्रेन ही जब डिसॉल्व हो गई तो फर्दर जो कांस्टेंट है वो सब डिसॉल्व हो जाएंगे और जो सेल की जो है डेथ हो जाएगी। ये बहुत कम ड्रग्स हैं जो ऐसे काम करती हैं। मेजरली जो 4 ही तरीके से काम करती हैं, सेल वॉल को रप्चर करेंगी, डीएनए को रप्चर करती हैं, उसके बाद राइबोसोम की प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती हैं, और आपका फॉलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं।
तो ऐसे ही हमारी जो एंटीबायोटिक्स हैं, क्या वो कोई भी कैटेगरी की ड्रग हो, कोई भी क्लास की ड्रग हो, इन्हीं चारों में से किसी न किसी तरीके से वो बैक्टीरिया को जो है अपना इफेक्ट शो करती है। क्लियर। उसके बाद ये देखो, ये मैंने क्लासिफिकेशन भी डाला है इसमें कि अगर जो मैं सब ग्रुप की बात करूं तो सल्फोनामाइड्स हैं, क्विनोलोन्स जिसमें फ्लोरोक्विनोन्स आते हैं, बीटा लैक्टम है, टेट्रासाइक्लिन है, मैक्रोलाइड्स और एमिनोग्लाइकोसाइड्स हैं। ये तो हो गए ग्रुप। उसके अंदर सब ग्रुप आ गए या क्लासेस हो गई, जैसे कि सल्फोनामाइड में सल्फोमेथाजोन है, सल्फाडाइजीन है, सल्फामेथोजिन ट्राइमेथोप्रिम है, या अदर्स में आ गई। उसके बाद फ्लोरोक्विनोन्स में फर्स्ट जनरेशन हो गई, नेलिडिक्सिक एसिड आया था सबसे पहले, इनॉक्सिसिन, नॉरफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, लिवोफ्लोक्सासिन। उसके बाद बीटा लैक्टम में पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, फिर सिफेलोस्पोरिन। फिर सिफेलोस्पोरिन में फर्दर फोर क्लासेस हैं, और फिर अदर्स। तो टेट्रासाइक्लिन हो गई, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन या अदर्स हो गई। उसके बाद मैक्रोलाइड्स में एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, कैल्रिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, तो ये सब उस क्लास में आ गई। उसके बाद अमीनोग्लाइकोसाइड्स में सेप्टोमाइसिन है, नियोमाइसिन है, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन एंड अदर। तो ऐसी जो है सबकी अलग अलग ग्रुप में अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं। उसके बाद जो हमारी ड्रग्स हैं उसकी बात करते हैं कि जैसे हमारे पास सीफाबिड है या सेफ्लाइनो है, जो कि क्या है, बीटा लैक्टम ग्रुप में है, और क्लास उनकी सिफेलोस्पोरिन है। सिफेलोस्पोरिन क्लास में अब आप देखो कि चार जनरेशन होती हैं सिफेलोस्पोरिन की। पहली जनरेशन की बात करें तो सेफाड्रॉक्सिल और ये सब जो है फर्स्ट कैटेगरी की ड्रग हैं। ये क्या होती हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे काम करती हैं, और बहुत ही कम होती हैं जो ग्राम नेगेटिव पे काम करती हैं। मतलब नैरो स्पेक्ट्रम है, ये ग्राम पॉजिटिव पे ही मेजरली ये काम करेंगी। उसके बाद सेकंड जनरेशन आई। सेकंड जनरेशन जो है, जैसे सेफ्रॉक्सिम आया, सेफॉक्सटिन आया, सेफोनिसिड एसिड, सेफोनिसिड आया। तो ये कुछ ड्रग्स आई जो सेकंड जनरेशन में है। ये क्या हुआ, ये ग्राम पॉजिटिव पे और मॉडरेट ग्राम, ये जो है ग्राम नेगेटिव पे अच्छी थी, और मॉडरेट थी ग्राम पॉजिटिव पे, कि मतलब ज्यादातर ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे काम करती थी, ग्राम पॉजिटिव पे मॉडरेटली काम करती थी। उसके बाद थर्ड जनरेशन आई, जो आजकल की जो मैक्सिमम जो है थर्ड जनरेशन की ड्रग्स हैं जो यूज की जाती हैं, जैसे कि सिफिक्सिम है, उसके बाद सेफोपैराजोन है, सेफोटाक्सिम है, सेफपिरामाइड है, सेफोडॉक्सिम है, सेफ्ट्राजोक्सिम है, सेफ्ट्रॉक्सन है। तो ये कुछ जो है ड्रग्स हैं जो थर्ड जनरेशन की हैं। ये ग्राम नेगेटिव पे गुड हैं और वीक हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे। ये मेजरली जो है ग्राम नेगेटिव, जो हमारे इस आजकल के जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो मेजरली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही मेजर कॉज करते हैं इन्फेक्शंस को हमारे बॉडी में। इसलिए जो है ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट जो मेजरली एक्ट करती हैं वो अच्छे से थर्ड जनरेशन करती है। उसके बाद अगर जो बात करें फोर्थ जनरेशन की, तो फोर्थ जनरेशन भी आ गई, जैसे सेफापाइम आ गया। ये क्रॉनिकल केसेस में इनको यूज किया जाता है, कि बहुत ही क्रॉनिकल इन्फेक्शन हो गया है, उस केस में फोर्थ जनरेशन को यूज किया जाता है, जो कि ग्राम नेगेटिव पे तो बहुत अच्छे से काम करते ही हैं, और एक्सटेंडेड एक्टिविटी होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे भी। इसलिए क्रिटिकल है कि अगर जो कोई भी वजह से हुआ है, ग्राम पॉजिटिव की वजह से हुआ है या ग्राम नेगेटिव पे, तो ये दोनों पे अच्छे से जो है जनरेशन काम करती है। लेकिन मेजरली अगर जो मैं नॉर्मल कंडीशंस या नॉर्मल इन्फेक्शंस की बात करूं, वहां पे थर्ड जनरेशन ही मोस्टली प्रेफरेबल है आज के टाइम में। तो ये कैसे काम करती है, जैसे मैंने बताया, इनहिबिट ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस। तो ये सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करके अपना एक्शन शो करती है। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं हमारे क्विनोलोन्स ग्रुप, जैसे ओ लाइफ रेंज हमारी जो पूरी है, जिसमें ओफ्लोक्सासिन है, ओफ्लोक्सासिन मेट्रोडाजोल है, और ओफ्लोक्सासिन और निडाजोल है। तो ये जो हमारी ओफ्लोक्सासिन रेंज है पूरी, जो कि क्विनोलोन्स ग्रुप है। फर्दर जो क्लास है वो फ्लोरोक्विनोन्स की क्लास है। ये भी जो है 4 जनरेशन है
लेकिन फोर्थ जनरेशन को प्रोवाफ्लोक्सासिन जो है 1999 में विड्रॉ कर लिया था मार्केट से। उसके बाद ये भी क्या है, ग्राम नेगेटिव, बट सूडोमोनास स्पीशीज पे काम नहीं करती हैं। अब सेकंड जनरेशन जो है नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन, ये ग्राम नेगेटिव पे भी काम करती हैं, उसके साथ साथ सूडोमोनास स्पीशीज पे भी ये काम करती हैं, और कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे भी ये काम अपना शो करती हैं, मतलब अपना इफेक्ट शो करती हैं। उसके बाद थर्ड जनरेशन में आगे लीवोफ्लॉक्सासिन, स्पारफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, जेमीफ्लॉक्सासिन, ये हो गया सेम एज सेकेंड जनरेशन विद एक्सटेंडेड ग्राम पॉजिटिव एंड एटिपिकल कवरेज। तो इसमें ये क्या है कि नेगेटिव पे तो उतना ही करते हैं जितना सेकेंड जनरेशन करती हैं, लेकिन इनका जो ग्राम पॉजिटिव पे थोड़ा सा बेहतर जो है एक्शन आता है। अगर बात करें ट्रोवाफ्लोक्सासिन, वो विड्रॉ हो चुका है मार्केट से, फोर्थ जनरेशन आया था बट वो मार्केट से विड्रॉ हो चुका है। उसके बाद अगर जो बात करें ये कैसे काम करते हैं, इनहिबिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, दैट मीन्स डीएनए और आरएनए की जो सिंथेसिस को ये इनहिबिट कर देते हैं। तो ऐसे जो है हमारे एंटीबायोटिक जो हमारे पास हैं वो ऐसे काम करते हैं। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द ओवरव्यू ऑफ एंटीबायोटिक्स। अभी इसमें बहुत कुछ है ऐड ऑन करने के लिए। सो दिस इज all about the basic about the mechanism and what kind of antibiotics we are having. So this is all about. So thank you so much.